नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नेत्रियों को ना। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं, हम पार्षदों की बात करें, हम मेयर की बात करें, पार्षदों के लिए तो खैर भी बहुत सारे नाम अभी आए ही नहीं हैं, सिर्फ साठ गांठ और मंथन और बैठ के चल रही हैं। लेकिन मेयर पर लगभग लगभग प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी के आ चुके हैं। मुझे लगता है सभी नाम लगभग आ चुके हैं। ऐसे में नेत्रियों को ना, ये देखिए आपकी ज्यादातर जो नाम सामने आए हैं उनमें जो राजनीतिक परिवार से जुड़ी हैं या फिर कोई नेता हैं, उनकी पत्नी हैं, उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। जो जमीनी स्तर पर नेत्रियां काम करती हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली है। ये बहुत जो अभी पूरा क्राइटेरिया हमने देखा उसमें ये देखा गया है। तो आखिरकार ये कितना सही है? क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, लेकिन अल्टीमेटली जब इलेक्शंस आते हैं तो ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। क्या है इसके पीछे? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच टिकट की कश्मकश के बाद अब भाजपा कांग्रेस फेस टू फेस है। चुनौती अब नगर की डगर पार करने की है, लेकिन राजनीति में महिलाओं को आगे लाने की बात करने वाले राजनेताओं ने ही महिला कार्यकर्ताओं को टिकट के मामले में दरकिनार कर दिया है। प्रदेश की 16 नगर निगम सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें अपवाद छोड़कर ज्यादातर सीटों में माननीयों की पत्नियों को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में पार्टी के लिए अब धरातल पर मोर्चा लेने वाली कार्यकर्ताओं के हाथ खाली है, लेकिन इसे भी लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने तर्क दे रही है। महिलाओं का विषय है। बीजेपी ने हमेशा महिलाओं को आगे किया है और आगे भी आगे करती रहेगी। मैं केवल मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो हमारे सामने उदाहरण ताई का भी है। हमारी इंदौर की ताई कितनी आगे गई और देश की संसद की अध्यक्ष बनी। हमारे सामने उदाहरण राजमाता सिंधिया जी का भी है। हमारे सामने सुषमा जी भी हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की सांसद रही और देश की विदेश मंत्री रही। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में हमने जिन उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है उनमें महिला पुरुष जो वार्ड जैसे हुए थे उसके आधार पर बनाया है। महापौर में भी ऐसे ही बनाया है। और जहां जहां हमने योग्य उम्मीदवार देखे हैं जो जनता के बीच लगातार कार्य कर रहे थे, ऐसे योग्य और जीतने वाले उम्मीदवारों को सर्वे के आधार पर टिकट देकर बनाया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। अब तर्क जो भी हो, लेकिन राजनीति में अपनी मजबूरियां होती हैं। दावे और वादे भले ही बड़े बड़े किए जाएं, लेकिन आम कार्यकर्ता के दम पर चुनावी मैदान में झंडे फहराने का दम भरा जाए। लेकिन सवाल यही है कि टिकट बंटवारे के नाम पर नेतृत्वकर्ताओं को आखिर पसीने क्यों आने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो नेत्रियों को ना क्यों है, ये ना क्यों हुआ है ऐसा? देखिए, ये अपनी अपनी एक विचारधारा हो सकती है, एक अपना मंथन हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी का। क्योंकि देखिए, चेहरा वही सामने लाने की कवायद की जाती है, कोशिश की जाती है जो जिताऊ हो, जिसकी पृष्ठभूमि वैसी हो, जिसे जनता का प्यार मिले। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे में उन लोगों को वाकई दुख पहुंचता है जो शुरू से काम कर रहे होते हैं और उन्हें फिर ये लगता है कि आज हम नहीं हैं। एक बार उनके नज़रिए से यदि सोचा जाए, जो शुरू से काम कर रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं मिला और देखा कि एंड मोमेंट पर टिकट मिला कि या तो पहले कोई पार्षद रहा, उनकी पत्नी को दे दिया गया, या फिर उनकी पृष्ठभूमि पूरी राजनीतिक रही हो, तो ऐसे लोगों को जब सामने लाएंगे तो निश्चित तौर पर तमाम चीजें होती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी देखिए, पूर्व विधायक और विधायक जो हैं उनकी पत्नियों को मैदान में उतारा गया। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें इसलिए चर्चा का विषय बनती हैं कि नेत्रियों को ना क्यों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं को मौका नहीं मिला, महिलाओं को तो खूब मौका मिला इस इलेक्शन में, लगातार मिलता चला जा रहा है। लेकिन उन महिलाओं को नहीं जो धरातल पर काम करके करती हैं शुरू से, उन लोगों को मिला है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक बैक बड़े सपोर्ट से जुड़ी हैं। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे ही करना चाहती हूँ। एक ही सवाल है, नेत्रियों को ना क्यों? इस नजरिए से नहीं कि महिलाओं को मौका नहीं मिला, महिलाओं को खूब मौका मिला, ये हम देख रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं। मतलब जो भी नाम आए हैं वो कहीं ना किसी बड़े हाथ के सपोर्ट से आए। नहीं, गलत फहमी है आपकी, रखती ये चीज
क्योंकि ये जितनी भी महिलाएं हैं जिनको हमने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है, सभी ग्राउंड रूट की वर्कर्स हैं। इन्होंने नीचे से काम किया है, कुछ ने मंडल स्तर पर काम किया है, किसी ने जिला स्तर पर काम किया है, किसी ने प्रदेश स्तर पर काम किया है। बीजेपी में पैराशूट से आने वाली महिलाएं या पुरुष को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है और एक कोई अपवाद स्वरूप भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात अलग होती है कई बार कि जैसे केरला में हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियर आए, उनको मौका दिया, वो एक अपवाद स्वरूप बात होती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी हमारे जो जमीनी ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उन्हीं को टिकट देती है, उन्हीं को आगे काम देती है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको, पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, युवा मोर्चे में काम किए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के महामंत्री रहे पार्टी के, लेकिन टिकट कब मिला, कितने सालों के बाद मिला? पहली बार टिकट मिला, अच्छे मतों से जीते, दूसरी बार टिकट मिला और भी अच्छे मतों से जीते, लेकिन अभी तक भी मिनिस्टर नहीं है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति की आदमी को खुद अपने हिसाब से काम करना होगा, काम करते करते ही आगे आएगा। जो भी बहनें आई हैं मैं उनको अभी से बधाई देता हूं, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगी, सभी हमारी जुझारू कार्यकर्ताएं हैं। ठीक है अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। अमित जी, कांग्रेस में भी कुछ ऐसा है कि बहुत सारे नाम जो ऐसे आए हैं तो उन्हीं लोगों को तवज्जो दी गई है जिनकी पृष्ठभूमि वैसी रही है। मतलब कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट अच्छा रहा है, एकदम से धरातल से काम करने वालों को मौका नहीं मिला, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आप देखेंगे कि सर्वे के आधार पे हमने चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय करे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पर यह आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है और आपसी समन्वय नहीं है, इसलिए अंतिम दिन तक लिस्ट जारी होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी लिस्ट को जारी किया है और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कहीं भी एक आवाज भी विरोध की नहीं आई है। तो ये कमलनाथ जी की कुशलता है और जो उनका अनुभव है और सर्वमान्यता है, ये इस चीज को प्रमाणित करती है। आज मध्य प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे एक्स मिनिस्टर, हमारे सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस चुनाव में ही नहीं और 2023 का जो मुख्य चुनाव है उसमें भी हम सभी तैयार हैं और हमें जनता के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि 15 महीने का जो कार्यकाल है कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अभी जो नगरीय निकाय के चुनाव है और आने वाले 2023 में भी कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए क्योंकि एक एक बार पक्ष आ जाए फिर मैं आती हूँ। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि मुझे सही जवाब नहीं आ रहा है जैसा मैं समझ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गलत फहमी है। बहुत टाइम हो गया है ये इलेक्शन को कवर करते करते। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे लगता है एक राय आपकी तरफ से शायद वैसी आ जाए जैसा कि मैं समझ रही हूँ या मैं जानना चाहती हूँ। एक बात बिल्कुल सही है, अब तक जितने भी नाम आए हैं इक्का दुक्का नाम को छोड़ दिया जाए। देखिए, मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर जो शुरू से, जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता है राजनीतिक रूप से, जिनका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, जो खुद सदस्यता लेके शुरू से काम कर रही हैं और लंबा समय देते हैं। एक लंबा समय आप समझिए 20 साल, 22 साल, 25 साल, जितना भी उन्होंने जब से भी शुरू किया है। उसके बाद भी एंड ऑफ द टाइम टिकट किसको मिलता है? या तो पति ऊंचे ओहदे पे रहे हों, या उनके ससुर हो सकते हैं, या कोई जुड़ाव, आप समझ रहे हैं, पारिवारिक रूप से आप यदि कहीं मजबूत हैं उस राजनीतिक दल में, बीजेपी और कांग्रेस, वहां से टिकट हो जाता है जब भी क्राइटेरिया सामने आता है कि महिला है कि पुरुष है या जो भी है। मैं उस चीज की बात कर रही हूँ। अभी तक जितने नाम आए हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं सत्यप्रकाश जी आप? क्या गलत कह रही हूं मैं, या वाकई क्राइटेरिया वैसा हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं रखती हैं। आप जो चीज कहना चाह रही हैं, आप जो चीज कहना चाह रही हैं, मैं उसको आपको इन सभी को एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन है, तो इनकी अपनी एक मर्यादा है कि अपनी पार्टी की ही बात कहनी, दूसरे की सुननी ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या जवाब देना है, हालांकि सभी विद्वान समझते होंगे। लेकिन मैं आपकी एक चीज कहूँ, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ से का जो सोच है उसी को कहीं ना कहीं अडप्ट 1980 में जो बीजेपी बनी उसने किया, और उनका ये सोच था कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक पार्टी के
या सरकार जो बने उसको पहुंचाना। अब यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, सवाल ये आता है कि जमीनी कार्यकर्ता महिला और पुरुष दोनों ही है। क्या पुरुषों को जिस अनुपात में जिनके काम की कीमत के एवज में दोनों पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती हैं, क्या उसी एवरेज से महिला को भी टिकट दिया गया? नहीं, ये केवल और केवल चुनाव या पॉलिटिकल गेन के लिए ये राजनीतिक पार्टी के हथकंडे होते हैं कि हम उस महिला तक पहुंचेंगे, हम उस वोटर तक पहुंचेंगे, हम उस कार्यकर्ता तक पहुंचेंगे जिसने पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। लेकिन आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि चाहे कांग्रेस की लिस्ट हो या भाजपा की लिस्ट हो, मेजर पार्टी दो ही हैं यहाँ, इन दोनों में ही इक्का दुक्का को अगर छोड़ दें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे तो नहीं दिखता कि कोई ऐसा पार्टी वर्कर महिलाओं में दोनों पार्टी में से कोई पार्टी लेकर आई हो और उसको टिकट दिया। अब आपको बात आती है कि कांग्रेस और भाजपा ये सब, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है, वो कार्यकर्ता की बहुत कीमत है, लेकिन आप एक चीज बताइए, चाहे वो संघ की पृष्ठभूमि से हो या बीजेपी में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़े अधिकारी हो या बड़े फैमिली बैकग्राउंड से हो, क्या किसी अधिकारी को रिजाइन देने के तुरंत टिकट देना उचित है? क्या किसी डॉक्टर को टिकट देना उचित है? क्या उस जिले में कोई आपके पास ऐसा कार्यकर्ता नहीं है? जब आप लोग कहते हैं, एक कहता है कि मेरा तो कमल का फूल लड़ेगा, एक कहता है कि मेरा तो हाथ का पंजा लड़ेगा, जब आपकी सिंबल चुनाव में जाते हैं, आपकी पार्टी चुनाव में जाती है, तो ये विलिंग कैंडिडेट या विजिबल कैंडिडेट ये क्या होता है? यानी कि तो फिर तो कैंडिडेट आधारित आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप तो उस व्यक्ति या उस कार्यकर्ता को टिकट दे दिए जिसने अपना पूरा जीवन आपकी पार्टी को स्ट्रेंथन करने में लगा दिया है, और वहां पर उसका व्यक्तित्व क्या उसका व्यक्तित्व उसके आधार है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या उसके पास बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं जिनके आधार पर वो चुनाव लड़ सकता है। आप तो उस गरीब से गरीब कार्यकर्ता को लेकर आए, तब तो समझ में आएगा कि आपका हाथ का पंजा लड़ रहा है या आपका कमल का फूल लड़ रहा है। ये केवल कहने की बातें और होती है और दिखाने की बातें और होती हैं, और जो महिलाओं को तवज्जो अगर कहीं दिया गया है तो मध्य प्रदेश में ही दिया गया है, और उसके कहीं ना कहीं पैरोकार शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने महिलाओं की कीमत को समझा। लेकिन केवल वोट तक को बू करने के लिए ये स्कीम लाना एक अलग चीज है। ये आपकी पार्टी के अंदर भी, इंटरनली पार्टी में भी इस चीज को लाना चाहिए, तभी तो एक मैसेज पूरे देश में जाएगा कि नहीं, उन्होंने महिलाओं के लिए ना केवल पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके बैकग्राउंड से ना लेते हुए हमने आम कार्यकर्ता के रूप में महिला को आगे लाया है। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, बीजेपी ने तो हमेशा ही आम महिला को ही आगे लाया है, आम कार्यकर्ता को ही आगे लाया है, और ये बात सच है कि हमारा कमल का फूल लड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ा से बड़ा नेता भी अपने बल पे नहीं जीत सकता, हमारा कैडर जब तक उसके साथ नहीं हो। लेकिन जब हमारा लक्ष्य 51% वोट पाने का है, तो 2-4% वोट जो होता है वह उस उम्मीदवार विशेष का भी होता है, उसका इसलिए मायने रहते हैं। अन्यथा ठीक है, यदि फर्स्ट पास द पोस्ट की बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो बीजेपी केवल कमल के चिन्ह पे जीत जाती है और आगे भी जीतती रहेगी, क्योंकि कमल की मशीनरी, बीजेपी की जो संगठनात्मक मशीनरी है वो बहुत मेहनती मशीनरी है, वो किसी को भी जिता ले जाएगी। लेकिन 51% का मत हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है 2-4% वोट के लिए। ठीक है, अमित जी, अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, अमित जी देखिए, जितने भी नाम सामने आए हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि कैसे जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, उस पे नहीं जाना है। ये एक पार्टी का एक अंदरूनी आंतरिक मामला हो सकता है, क्योंकि जिताऊ चेहरे को सामने लाना है, उनकी तमाम चीज़ों को देखना है, तो वो एक वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसी जगह पे नहीं होता। आपने एक बात और बोली, कोई विरोध नहीं आया, किसी ने कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई या ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं हुआ। लेकिन आप ये चीज़ भी देखिए कि अंदरूनी रूप से आजकल
ये आती भी हैं, यदि विवाद हो, जरूरी नहीं है हर विवाद सामने ही आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो धरातल से जुड़ी हुई महिलाएं काम कर रही हैं या शुरू से काम कर रही हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इक्का दुक्का नाम मैंने पहले भी कहा, एक दो नाम यदि मैं छोड़ दूं, उसके अलावा सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए आए हैं, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस के हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले को हमको दूसरी तरह से समझने की जरूरत है कि यदि पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता सालों से काम कर रहा है तो क्या उसका अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? और हमारे यहाँ तो एक अलग सिस्टम है कि हमारे नेता, हमारा जो संगठन है वो सर्वे कराता है, और सर्वे का मतलब ये होता है कि आखिर जनता किसको चाहती है, और जनता जिसको चाहती है उसका नाम सामने आ जाता है, और वो आया है लिस्टों में। आप देखिए, सर्वे के अलग हिसाब से कहाँ टिकट दिए, कहीं टिकट नहीं दिए। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है और हर पार्टी चुनाव जीतने के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। तो मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है, और चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके कार्यकर्ता यदि वो वर्षों से सेवा कर रहा है तो सभी का हक है चुनाव लड़ने का, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मौका मिलना चाहिए। और अमित जी, जो लड़ाई झगड़े की खबरें आई बीच में अभी, उनका क्या? मुझे बताएं आप, मेरे संज्ञान में लाएं, किस मामले की बात कर रही हैं आप? अमित जी, अभी टिकट्स को लेके लड़ाई झगड़े नहीं हुए वार्ड में? देखिए, मेयर का तो डिक्लेयर हो गया, मैं तो ओवरऑल चर्चा कर रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी बात मेरे संज्ञान में तो नहीं आई है कि कहीं कोई बात ऐसी हुई हो, लेकिन देश का सबसे प्रमुख समाचार पत्र ये कह रहा है कि ग्वालियर में आप देखिए किस तरीके से एक सत्ताधारी पार्टी में दो केंद्रीय मंत्रियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र कह रहा है, मीडिया कह रहा है। आप बताइए ना, हमारे कहाँ भोपाल में किसी ने महापौर का टिकट का विरोध करा कि इंदौर में किया या ग्वालियर में किया, जबलपुर में किया, कहाँ किया? आप बताइए ना मुझे। मैं ओवरऑल चर्चा कर रही हूँ अमित जी, मैं सिर्फ मेयर की बात नहीं कर रही। मैं भी आपसे ओवरऑल चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया के लोग भी ये कहते थे कि भाई कांग्रेस में तो गुटबाजी होती है, टिकट डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे, और टिकट डिक्लेयर होंगे तो काफी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, पुतले जलेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा। लेकिन आप बताइए, किसी ने भी फैसले पे सवाल उठाया हो? अमित जी, चलिए, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक बात बोलना चाहती हूँ। तो कांग्रेस तो इस गाइडलाइन में भी थी, अभी के इलेक्शंस की मैं बात करूं, मेयर को हटा दीजिए, इस गाइडलाइन में भी थी कि बहुत सारे तो सर्टिफिकेट भरा रहे थे, शपथ पत्र हो रहे थे, फिर एक नई गाइडलाइन आई थी कि जो जिस वार्ड का प्रत्याशी है वहीं से लड़ेगा। फिर अचानक से जो चल रहा है कोई कहीं से भी जाने के लिए तैयार है, जीत के लिए कुछ भी कर देंगे, ये क्या है फिर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। अभी महापौर के अलावा पार्षदों के टिकट के नाम नहीं आए, तो मुझे लगता है थोड़ा इसमें धैर्य रखना चाहिए। और यदि कोई चीज फॉर्म भरवाए हैं, शपथ दिलवाई है, तो इसमें भी पार्टी के प्रति हमें ईमानदार होने की हम शपथ ले रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा संविधान में तो लिखा नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका तो स्वागत करना चाहिए भाई। इससे दल बदल से रोक लगेगी। जो आजकल सत्ताधारी पार्टी अपना पैसों के बल पर, बाहुबल के बल पर इस तरीके से काम कर रही है, आप और हम सब देख रहे हैं। तो यदि इस तरीके के शपथ पत्र भरवा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। शपथ पत्र तो आपके अंदरूनी उसके लिए अमित जी, कि यदि कोई हमने कैंडिडेट दे दिया तो उसका कोई दूसरा विरोध नहीं करे। हाँ, तो यही तो पार्टी के प्रति ईमानदारी है। ठीक है, चलिए। दूसरी क्या बीजेपी के लिए लिखवाएंगे कि भाई कोई विपक्षी? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मतलब जेन्युइन बात कर रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं जेन्युइन बात कर रही हूँ, आप मतलब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो आपका पक्ष है, ठीक है, कोई बात नहीं। सही बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कोई बात नहीं अमित जी, ठीक है, बहुत विनम्रता से आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है अमित जी, हो सकता है। किसके लिए लिखवाएंगे? दूसरी पार्टी के लिए तो नहीं लिखवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सवाल और इतनी बात भी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि एक आम कार्यकर्ता की बात हो रही थी और उनको टिकट देने की बात हो रही थी, नेत्रियों की बात हो रही थी, इसलिए मैंने इस चीज को निकाला, इलेक्शन से जुड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, निश्चित तौर पे आपने अच्छी बात निकाली और मैंने उसका बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब भी दिया है। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ कह रहे हैं गुलरेज जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें झूठ बोली, तो थोड़ा ये पूछिए कि यदि विरोध नहीं हो रहा था तो क्या बुरहानपुर में आपने जब मेयर की कैंडिडेट डिक्लेयर की तो उसके बाद कांग्रेसी मिठाई बांट रहे थे कि क्या कर रहे थे?
पहला सवाल मेरा इनसे ये है। दूसरा मेरा इनसे प्रश्न ये है कि आप बड़ी बड़ी बातें मत करें कि सर्वे और ये और वो। अरे भैया, विधायकों को टिकट बांट रहे हो आप, क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता का अभाव पड़ चुका है। और तीसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लिए दिग्विजय सिंह जी का महत्व नहीं है कि कमलनाथ जी का महत्व नहीं है? मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि जो मुंह दिखाई की रस्म चल रही है दिल्ली में सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं की, उसमें दिग्विजय सिंह जी तो मुंह दिखाने चले गए, लेकिन कमलनाथ जी क्यों नहीं गए? अब ये कहेंगे कमलनाथ जी जो थे चुनाव मैनेज कर रहे थे तो दिग्विजय सिंह जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचा। और यदि कमलनाथ जी नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं? अमित जी, मुंह दिखाई के लिए, वो रस्मदाई की जो चल रही है मुंह दिखाई की। गुलरेज जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अब इसमें हंसी के अलावा कोई जवाब नहीं है। क्या इस नहीं, देश में हंसी भारतीय तो जनता जवाब पार्टी डाला के जाता है। नेता तय करेंगे? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के आपने अरे विधायक को डॉक्टर टिकट क्यों दिया? साहब, गुंदेश भाई, बुरहानपुर में ये बीजेपी क्यों पार्टी हुए? नहीं है। यहाँ नागपुर से सब कुछ नहीं चलता भैया, ये संघ प्रमुख के यहाँ से यहाँ सब कुछ नहीं चलता। ये आप लोग तय मत करो कि हमारे नेता कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। ये कोई तय नहीं कर सकता कि कौन नेता कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। ये हमारी पार्टी तय करेगी, ये हमारे नेता तय करेंगे। तोड़ दी गई है। अरे आप नरेंद्र सिंह तोमर और आपके जो नए नए नेता हैं, दोनों केंद्रीय मंत्रियों की लड़ाई को संभालो। आप लोग गुना में आपके सांसद टूटे हुए हैं, उनको तो देखो। जिनके घर शीशे के होते हैं वो निकल गए हैं तो सब लाइन में खड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं थोड़ा सा आज अपने सवालों पे, अक्सर ये होता है कि मेरे जो सवाल होते हैं कभी कभी हो जाता है थोड़ी सी इधर उधर भी चली जाती है चर्चा, लेकिन एक लगता है कि संतुष्ट हूँ मैं। आज की चर्चा में अपने सवालों से संतुष्ट नहीं हूँ सत्यप्रकाश जी, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और मैंने दोनों ही पक्षों के लिए कहा था, किसी एक पक्ष की बात नहीं की थी। और बहुत कॉमन सी चीज़ थी, मुझे लगता है बहुत साफगोई से स्वीकार करने की चीज़ है कि यदि हमें जिताऊ चेहरा लाना है तो हम चाहे विधायक को या पूर्व विधायक के किसी भी मेंबर को दें, परिवार को दें, वो आंतरिक मामला है पार्टी का, पर उसको स्वीकारने में दिक्कत क्या है? यहाँ बार बार एक ही बात पूरी चर्चा में आई कि नहीं, हमने जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को दिया, हमने धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को कहाँ दिया? बात तो वहीं आ गई ना। जी जी जी, देखिए राकेश जी, आपने या आपके चैनल ने शायद मेरे ख्याल से पहली बार इतना महत्वपूर्ण इशू उठाया। सब महिलाओं की बात तो करते हैं कि उन्होंने इतने % महिलाओं को दिया, उन्होंने इतने % महिलाओं को दिया, लेकिन वास्तव में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनका जीवन उसमें लग गया है, क्या उन महिलाओं को दिया? ये एक बड़ा सवाल था। हाँ। आज इस पर ये कहीं ना कहीं डिबेटेबल इशू है और इस पर कई बार चर्चा होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार मंथन की आवश्यकता है। तभी तो महसूस हो कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, क्योंकि देखिए ये समाज है, ये दोनों से मिलकर बना है, जितना ही महिला उतना पुरुष। क्या हम हर मायने में इन दोनों को उतना ही तवज्जो दे रहे हैं? इस पर बड़े विचार की आज आवश्यकता है और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बहुत दूर तक जानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज का बहुत इंपॉर्टेंट इशू और आप जो चिंता लेकर आई हैं वो वाकई समाज के लिए बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि महिला नारी ही इस समाज की पूरी चलाने वाली है। और अगर नारी को सम्मान हम केवल बातों से देते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसको वास्तव में सम्मान देना ही पड़ेगा। जो सम्मान अगर हम दूसरी पार्टी की महिलाओं को दे रहे हैं, हालांकि वो महिलाएं हैं, वो बड़े नेताओं की पत्नी हैं, उनके पीछे कुछ जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये कि आपने उस नेता को सेटिस्फाइड कर। ठीक है, मैं बीच में रुकूंगी सत्यप्रकाश शर्मा जी, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, नेत्रियों को ना से मतलब था वो कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जिनका बैक कोई भी सपोर्ट राजनीतिक नहीं है, उन सबको ना है, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी नाम सामने अभी आए हैं महिलाओं के कांग्रेस बीजेपी से, वो सभी न सभी कहीं ना कहीं एक ताकत रखते हैं, उनकी पृष्ठभूमि वैसी है, उनके साथ एक राजनीतिक सपोर्ट बहुत अच्छा है। ऐसे में इन आम कार्यकर्ताओं का क्या इनकी नाराजगी जायज नहीं होती? चर्चा इस पर थी, लेकिन क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल ने किया है तो इससे बचते हुए नजर आए हैं और घुमा फिरा के पूरी चर्चा में इसका सही आंसर नहीं दे पाए। खैर, इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।